स्थान देख रहे हैं आप। आज के मुद्दे में बात होगी भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित की गई अपने उम्मीदवारों की पहली सूची को लेकर के। लोकसभा चुनाव से कई दिनों पहले अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 16 प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। बाकी बचे उम्मीदवारों की भी सूची बीजेपी 10 मार्च तक जारी कर सकती है। चुनाव आयोग भी बहुत जल्द चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। उससे पहले ही बीजेपी की ये पहली टिकट पॉलिटिकल गेम के अंदर एक पहला स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से चल दिया गया है, जिसके जवाब में अब इंतजार रहेगा तमाम बाकी दलों के द्वारा आने वाली उनकी भी सूची का। लेकिन बीजेपी की पहली सूची आ चुकी है और इन 195 नामों में 15 नाम राजस्थान के भी हैं, यानी कि राजस्थान की 25 में से 15 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। क्रिस्टल क्लियर तस्वीर बीजेपी ने कई जगह पर साथ दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से उम्मीदवार बनाया है। एक और पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब को त्रिपुरा उत्तर से प्रत्याशी बनाया गया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। अब इन 15 नामों में एक नाम अलवर से प्रत्याशी बनाए गए भूपेंद्र यादव का भी है, यानी यहां भी बीजेपी ने यादव कार्ड खेला है। इससे पहले मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। यानी कांग्रेस की पुरानी रणनीति जो रहा करती थी कि उत्तर प्रदेश और बिहार हाथ में आया तो देश की सत्ता हासिल की जा सकती है, बीजेपी वही रणनीति दोहरा रही है। यादव कार्ड खेलकर उत्तर प्रदेश में सपा और बिहार में आरजेडी को किनारे करने की कोशिश। पहली सूची से एक और बात साफ हो रही है, वो ये कि कांग्रेस छोड़कर जो भी बीजेपी में आएगा उसका टिकट पक्का है, सम्मान पूरा मिलेगा। बीजेपी का जहां जहां गढ़ या वर्चस्व नहीं रहा है वहां वहां कांग्रेस से आए उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। और भी कई बातें हैं जो बीजेपी की पहली लिस्ट से साफ हो रही हैं, उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी प्रवक्ता होंगे, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भी प्रवक्ता होंगे, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के नाते थे शिप्रा माथुर जी हमारे साथ जुड़ेंगी। तीनों गेस्टों के साथ पैनल की शुरुआत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है सर। कांग्रेस की तरफ से राजकुमार शर्मा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और शिप्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान के अंदर भी और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो भी इस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल अपडेट यही कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों को लेकर पहली अपनी सूची जारी कर दी है। शिप्रा जी, पहला रिएक्शन, क्योंकि जब से सूची जारी हुई है आपका मेरे शो में अभी आना हुआ, पहला रिएक्शन मैं आपका जानना चाहूंगा कि जो सूची बीजेपी ने जारी की है उसको लेकर के क्या कुछ आकलन आपका है? मुझे लगता है कि बीजेपी ने पूरे भरोसे के साथ में जो तब्दीलियां भी की हैं वो लॉजिक के साथ में की हैं और विनेबिलिटी जो है वो एक बड़ा फैक्टर रहा है। दिल्ली की खासतौर से अगर लिस्ट देखें, यूपी में भी कुछ नामों पर अगर हम गौर करें तो ऐसे नाम जो कि पार्टी के अंदर भी हमेशा से चर्चा रही कि या तो वो अप्रोचेबल नहीं है या रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या कुछ कंट्रोवर्सी में है, जैसे विदुड़ी जी का नाम कटा और भी नाम है। तो उसमें कंट्रोवर्सी अगर है इस तरह की, हालांकि ऐसे भी कुछ नाम है जो कंट्रोवर्सी में रहने के बावजूद उनको टिकट भी मिले हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो विनेबिलिटी वाला जो फैक्टर है उस पर मुझे लगता है कि पार्टी ने ध्यान रखा है। और राजस्थान के जो 15 नाम घोषित किए हैं उसमें भी आप देखिए कि, और ये पूरे भारत भर की जो 195 की लिस्ट है उसमें भी कुछ ऐसे राज्यसभा के जो अभी तक एमपी रहे उन्हें भी फिर से मैदान में उतारा है और नए लोगों को भी मौका देने की कोशिश की। और साथ ही साथ शिप्रा जी, जो इक्वेशन साधने की कोशिश बीजेपी ने की है, जो कैलकुलेशन जो गढ़ी गई है वो भी काफी सटीक मालूम पड़ती है। पिछड़ा वर्ग को भी साधने की कोशिश की गई। 27 एससी, 18 एसटी, 57 ओबीसी उम्मीदवारों को पहली सूची में जगह दी गई। साथ ही साथ 28 महिलाओं को भी जगह दी गई है। युवाओं का भी ख्याल रखा गया है, 47-50 से कम उम्र के युवा शामिल हैं। तो एक कैलकुलेशन जो है भारतीय जनता पार्टी का अपनी पहली सूची में उनकी उसी से दिखाई दे रहा है कि जो पूरे जो प्रत्याशियों की सूची आएगी उसमें क्या क्या आधार और किस तरीके से बैलेंस उसको किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, और अनुभवी लोग भी है साथ में, पहली बार जो मैदान में उतरेंगे वो लोग भी हैं। और जो कॉन्फिडेंस, पूरी लिस्ट अगर आपने देखी हो जो उन्होंने जारी की है लिस्ट में, तो पहला नाम जो है वो वाराणसी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो सबसे ऊपर है। बिल्कुल। तो वो जो पूरा एक कॉन्फिडेंस दिखता है अपनी बात आगे रखने में। और खासतौर से यूपी का जो मामला देखें, यूपी, अभी मैं कल गुजरात में ही थी और कुछ लोगों से चर्चा हो रही थी कि क्या समीकरण नजर आ रहे हैं, तो यूपी में भी लग रहा है कि हालांकि पिछली बार 62 सीटें थी, लेकिन इस बार जो है जिस तरह की कैलकुलेशन सबकी है कि राम मंदिर का मुद्दा है और जो मुद्दे हैं उससे और ज्यादा वो जो कॉन्फिडेंस है। और 80 सीटों में से
जो आकलन किया जा रहा है कि 70 से ऊपर ही जो सीटें हैं वो, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि अगर यूपी हाथ में आ गया तो पूरा देश हाथ में आपके आ जाता है। और राजस्थान भी करीब करीब, राजस्थान में आप देखिए कि बस नागौर की सीट का जो आकलन हम सभी का कह रहा था कि वो एक सीट देखने वाली होगी कि क्या फैसला लिया जाता है वहां पर, लेकिन ज्योति मिर्धा को फिर से मैदान में उतारना, मतलब विधानसभा में वो उन्हें टिकट दिया ही गया था लेकिन वो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई, कांग्रेस से भाजपा में आई और उसके बाद उन्हें फिर से लोकसभा में उन पर भरोसा जताया है। तो वो जो विनेबिलिटी का फैक्टर हमेशा से लोकसभा की चुनाव जो होते हैं वो एक अलग तरह से उसका समीकरण होता है और विधानसभा का अलग समीकरण होता है। और ये समीकरण यहाँ से शिप्रा जी आपने ये भी ठीक कहा कि किस तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों प्रदेशों की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति को भी साधने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, आप लोग का जो गणित लगा रहे हैं जरा उसका थोड़ा सा ब्यौरा हम लोग को भी बताइए, किस तरीके से किन आधारों को ध्यान में रख करके सूचियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि संकेत ये मिल रहा है कि राजस्थान में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चयन हुआ, मध्य प्रदेश में जिस तरह मुख्यमंत्री का चयन हुआ, उसके बाद अब जो सूची आ रही है उसमें कैटेगराइज अगर करके देखें तो फिर संकेत ये मिल रहा है कि इन दोनों प्रदेशों से यूपी और बिहार की जनता को भी साधने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने कल जो सूची जारी की है उसमें हर वर्ग का, समाज के हर वर्ग का, युवा, महिला, आदिवासी, ओबीसी, दलित भाई, इन सब लोगों का ध्यान रख करके एक सूची निकाली है 195 लोगों की, प्रत्याशियों की। ये अपने आप में सूचक है कि भारतीय जनता पार्टी का सक्षम केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं और प्रदेश का नेतृत्व जो सक्षम हमारे मुख्यमंत्री जी है, प्रदेश अध्यक्ष जी है, पूरा संगठन है, उन सब की दृढ़ता और अपने काम के प्रति विश्वास और जनता का विश्वास, इन सब को मिलाकर हमने कल, चुनाव घोषणा नहीं हुई है, हमने 195 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। ये बताता है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं का जिनमें काम किया है पिछले 10 साल तक, उसके विश्वास के आधार पर निर्णय लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और दूसरी बात, आपने बात की अभी मध्य प्रदेश की, यूपी की, राजस्थान की, बिल्कुल सही है। हमने एक एक बूथ का काम किया है, हमने एक एक बूथ को एनालिसिस किया है, हमने देखा है कहाँ पे क्या हमें करना है, कहाँ पे क्या सुधार करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी कमियों को ढूंढती है और उनको दूर करती है। कांग्रेस का क्या कल्चर है, अभी ताजा राज्यसभा में जब क्रॉस वोटिंग हुई तो हमारे कांग्रेस के मित्र आरोप लगाते रहे हमारे ऊपर, चाहे हिमाचल हो चाहे यूपी हो, कर्नाटक में हमारी भी क्रॉस वोटिंग हुई। हमने क्या कहा, हमने कहा हम आत्मविश्लेषण करेंगे, हमारे जिस प्रत्याशी ने किया है उससे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, और कहीं हमारे अंदर कोई गलती है उसको दूर करेंगे, उनके अंदर कोई गलती है उसको दूर करेंगे। ठीक है, हम कभी आरोप, बीजेपी तो बार बार दावा कर रही है कि वो तमाम अपनी गलतियों को भी ठीक करेगी, दुरुस्त करेंगे उन तमाम चीजों को, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, बीजेपी पहली सूची अपनी जारी कर दी और दावा यह किया जा रहा है कि जनता का विश्वास और जनता के साथ जो कोऑर्डिनेशन है बीजेपी का वो इतना मजबूत है कि बीजेपी ने बहुत आसानी से और बहुत सटीक कैलकुलेशन के साथ बीजेपी दावा कर रही है कि हमने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कांग्रेस कब तक अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी? सौरभ जी, अतिशीघ्र कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने वाली है और दिल्ली की मीटिंग के बाद निश्चित तौर पे अच्छे उम्मीदवार आपको आपके चैनल पे दिखाई देंगे। जहां तक राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको निवेदन करूं, राजस्थान में 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस बार भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी के झोली में नहीं जाने देगा, इस बात का मुझे भरोसा है। कांग्रेस पार्टी का छोटा बड़ा कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोग इस बार पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी की ताकत के साथ लवरेज हैं और भारतीय जनता पार्टी के 25 उम्मीदवारों को यहाँ राजस्थान से पटक नहीं देंगे, इस बात का मुझे भरोसा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग का विश्वास जीता है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के अन्नदाता किस तरीके से सड़कों पे बैठे हुए, लगातार उनकी मांगे उठती आ रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो घमंडी प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, उनके ऊपर जू भी नहीं लग रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इससे बताती है कि वो कितने घमंड में चूर है। 15 लाख रुपए आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, महंगाई कम होगी। राजस्थान नहीं तो राजकुमार जी इन सब मुद्दों को तो आप ही के नेता ही नकार दे रहे हैं।
अब देखिए कांग्रेस पार्टी छोड़ करके जो भी बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी उसका बखूबी सम्मान कर रही है, टिकट उसका पक्का समझा जा रहा है। बीजेपी ये चाह रही है कि कांग्रेस का अब जो भी छोड़ करके आएगा उसको टिकट ही दे देंगे सीधा। तो ये तो फिर अब अपने संगठन को ही आप लोग नहीं साथ के रख पा रहे हैं और बीजेपी उसका बखूबी फायदा भी उठा रही है। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत करने वाली थी, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है, आप सब देख रहे हैं, आपके चैनल भी दिखा रहे हैं, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी होती जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का नाम अब इस देश में बदल गया है, बीजेपी का नाम बदल गया है। अब बीजेपी का नाम है भारी जोड़ो पार्टी। तो भारियों को जोड़ जोड़ करके देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है, नड्डा जी ने कहा है कि बूथ लेवल पे जाओ और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तोड़ने का प्रयास करो। चाहे कार्यकर्ताओं को तोड़ने की बात करें, चाहे हमारे बैंकों को तोड़ने की बात करें, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने हर हथकंडे को अपना रही है, कांग्रेस पार्टी की कमर तोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन आपके एनडीटीवी चैनल के ऊपर मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इतनी मुस्तैदी के साथ खड़ा है कि आपको लोकसभा में, विधानसभा में, सड़कों पर घेरता हुआ नजर आएगा। चलिए, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ग्राउंड पर वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब कांग्रेस भी उतनी ही सक्रियता के साथ इस चुनावी रण में दिखाई देगी। शिप्रा जी, बड़ी बात यह भी है कि एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश बीजेपी का नेतृत्व कर रहा है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे का भी इक्वेशन अगर देखें तो दोनों की जो प्लेस है अभी मौजूदा, उससे बहुत सारी चीजें साफ भी हो रही है। शिवराज सिंह चौहान अब मुख्यमंत्री पद से हटाए गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, वो हर पार्टी मीटिंग में शामिल होते रहे, कभी उस तरह का कोई उनका भाषण सामने नहीं आया। वसुंधरा राजे की बगावत को नजरअंदाज नहीं किया है बीजेपी ने और उनको इस बार साइडलाइन कर दिया वापस से, शिवराज को जबकि टिकट दे दिया। वहीं राजेंद्र राठौर चुनाव हारे लेकिन संगठन के वफादार है, उनको टिकट दिया सांसद का। सतीश पुनिया के साथ भी सेम है। तो ये मैसेज भी देने की कोशिश बीजेपी कर रही है अपने ओल्ड गार्ड्स को भी। बिल्कुल, और वसुंधरा जी को साइडलाइन किया ऐसा कहना, मुझे लगता है कि जब उनके बेटे को टिकट दिया है तो एक तरह से उनको राजी करने की ही कोशिश है। तो वसुंधरा जी की जो वरिष्ठता है उसका ये मायने नहीं है कि उनको टिकट देके ही राजी किया जाए। अभी उनकी मौजूदगी इस पूरे परिदृश्य में उनकी व्यक्तिगत तौर पर ना हो, पर उनके बेटे को टिकट दिया जाना इसी बात की तस्दीक है कि उनको भी राजी रखना चाहती है पार्टी। शिवराज हमेशा से ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो वसुंधरा से बिल्कुल पलट, कि जो बगावती तेवर उन्होंने कभी नहीं अपनाए। हालांकि दुख उन्होंने जरूर जाहिर किया था जब विधानसभा के दौरान में, लेकिन उनको मुख्य देश की राजनीति में शामिल करते हुए तो वो तो उन्होंने किया ही। इसके अलावा देखिए, सीएम जो है सोनोवाल को भी टिकट दिया है, विप्लव है त्रिपुरा के, उनको भी टिकट दिया है। तो आप देखिए कि कितना बैलेंस जो है वो अनुभव का बैलेंस है। और कुछ मुझे लगता है एक चीज जो आपने अभी दूसरे पैनलिस्ट से पूछी थी कि कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के लीडर्स को भाजपा में शामिल करना, ये भले ही एक रणनीति समझ में आ रही है, लेकिन इसका एक प्रभाव मैं आपको बताती हूँ कुछ, और मैं अपने सिर्फ जो कुछ लोगों से बातचीत हुई अंदरूनी तौर पर उन्हीं के आधार पर कह रही हूँ कि इसका जो अंदरूनी जो बहुत कार्यकर्ता हैं, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के, और खास तौर से जो यंग कार्यकर्ता हैं, कुछ सालों से पार्टी की गतिविधियों में बहुत पूरी दम से लगे हुए रहते हैं, वो इस बात को बहुत अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे संभावना है, उस संभावना में थोड़ा सा हमें लगता है कि जब दूसरी पार्टी का व्यक्ति है उसको आप ले लेते हैं और उसे टिकट दे देते हैं, तो इस बात को लेकर भाजपा में मुझे लगता है कि आगे मंथन होगा कि ये जो पॉलिटिक्स है कि केवल विनेबिलिटी देखना और दूसरी पार्टी के प्रति जो वफादार रहा उन्हें लाकर शामिल कर लेना, ये सिर्फ रणनीति के तहत हो रहा है या कोई एक आध सीट का मामला है तो उस मायने में हो रहा है। कुछ जो टिकट्स हैं, जैसे हेमा मालिनी का टिकट है, उसको लेकर मुझे लगता है कि सभी के मन में ये था कि ऐसे टिकट देने की शायद थोड़ी सी और उसमें बदलाव किया जा सकता था। तो ऐसे भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बहुत अप्रिशिएट नहीं किए जा रहे हैं। और राजस्थान की राजनीति तो हम देख ही रहे हैं कि जैसे मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को कि देवेंद्र जैसे खिलाड़ी हैं, 2 बार पैरा ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ऐसे युवाओं को और एक इस तबके को एड्रेस करना, क्योंकि वो पैरा ओलंपिक्स को बिलोंग करते हैं, तो वो तबका भी उसको भी शामिल करना
ये मुझे लगता है कि अच्छा ट्रेंड है कि कुछ ऐसे नए लोगों को एक ठीक बात है। एक्सपेरिमेंटल जो, और एक्सपेरिमेंट में ये शामिल है कि अभी जो माहौल है राजस्थान में देखें, भारत में देखें, कि वो जो बीजेपी का जो एक फेवर का माहौल है उसमें ये एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए। हाँ। कि अच्छे लोग जो हैं, जो विनेबिलिटी उनकी शायद असेसमेंट उस मायने में ना भी हो पाए, हाँ। तो नए लोगों को टिकट देके मुख्य ठीक धारा ठीक में बात है। और अब राजकुमार जी, एक बात बड़ी ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो उसकी स्ट्रैटेजी है वो सीधा अफेक्ट कर रही है जो रीजनल पार्टीज हैं अलग अलग प्रदेशों में, उनकी भी राजनीति को सिकोड़ने की कोशिश है। और कांग्रेस का भी जो मैदान हुआ करता था बड़ा, उसके भी दायरे को बहुत हद तक समेटने का प्रयास बीजेपी कर रही है। कैसे आप इस चुनौती से कैसे पार पा पाएंगे आप लोग, क्योंकि उन्हीं तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ आप लोग गठबंधन की भी बात कर रहे हैं। राहुल जी, एक जमाना था जब हमारी भी 442 सीटें थी, और जब हमारी 442 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी, तब भी हम भारतीय जनता पार्टी के दोनों सांसदों का बहुत सम्मान करते थे। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी देश में काम कर रही है, 2 लोगों की भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विपक्ष को खत्म करने में लगी हुई है। विपक्ष को चाहे सरकारी एजेंसियों के माध्यम से, चाहे किसी और तरीके से लगातार ये तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के विकास के लिए, देश की बहबूदी के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने एनडीए इंडिया नाम के जो गठबंधन के जो साथी हैं उनके साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी से लड़ती रहेगी। और देश के विकास के लिए नहीं तो यहाँ राजस्थान में राजनीति से ऊपर देश को चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे सिर्फ अपने बारे में सोचती है, सत्ता के बारे में सोचती है। आपने अभी बिहार का लेटेस्ट उदाहरण देखा, नीतीश कुमार जी, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रंग बदलने वाले नेता है नीतीश कुमार जी, और उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोदी में बिठाया। दुनिया में सबसे ज्यादा रंग बदलने वाले नेता को अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी गोद में बिठा रही है, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना स्वयं का आचरण क्या है। ये तो वो तो आप लोग भी करने वाले थे ना, आप लोगों ने भी लगभग तय कर लिया था। वो तो INDIA में जेडीयू फिर जानी थी, अगर वो बीजेपी में नहीं जाते तो, एनडीए की तरफ नहीं जाते तो। हम तो सौरभ जी उन सभी साथियों का स्वागत कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के उस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का, सभी राज्यों का सम्मान हो। ये देश एक दिशा में जा रहा है। राजस्थान के पूर्व मंत्री आज बार बार कहते हैं कि ये देश किस दिशा में जा रहा है, इस बात की सबको चिंता है, उनको भी चिंता है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी का वक्त है, आज नरेंद्र मोदी जी का वक्त है, और वो अपने वक्त का इस तरीके से नहीं तो आप उस वक्त को कैसे चैलेंज करेंगे सर, यही तो सवाल है। चेतन राजपुरोहित जी, आप लोग के ऊपर ये बड़ा आरोप लग रहा है कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश हो रही है, और जो संगठन की जो पार्टी पॉलिटिक्स है उससे भी ये मालूम होता है कि किस तरीके से आप लोग रीजनल पार्टीज का जो दायरा है उसको समेटने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो ये इस आरोप से आप लोग कैसे बचेंगे, या फिर आप लोग एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ पॉलिटिकल गेम जो कि आगे जिस पर बीजेपी चलने वाली है कि रीजनल पार्टीज को खत्म किया जाए और उसके बाद चुनावी मैदान पूरा अपना ही है? फिर राहुल जी, पहले तो हमारे कांग्रेस के मित्र ने भी किसान की बात की, महंगाई की बात की और करनी चाहिए बेरोजगारी की बात की। इन सब बातों का जवाब विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल सटीक तरीके से राजस्थान की जनता ने दे दिया। अब आता हूँ आगे मुद्दे पर। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के लोगों को ले जा रही है। बिल्कुल क्यों, हम बीजेपी नहीं ले जा रही है। आपके जो माँ बेटे की जो पार्टी है ना, वो कार्यकर्ता की केयर नहीं करती है, ध्यान नहीं रखती है, संभाल नहीं रखती है। और जब संभाल नहीं रखती है तब आपका कार्यकर्ता निराश होकर के, और उसको लगता है कि इस पार्टी में मेरा भविष्य नहीं है, ये डूबता हुआ जहाज है, इस जहाज में रहना मेरा ठीक नहीं है, तब वो दूसरी पार्टी जो लोक कल्याणकारी काम कर रही है, जो सर्व समाज के हित में काम करती है, जो सर्वजन हिताय से काम करती है, जो सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, उस विश्वास पे काम करते, उनकी तरफ वो आता है। और आप रोक नहीं पाते। क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि आपने उस कार्यकर्ता के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है। हेमंत बिस्व शर्मा का हमने सुना था कि किस प्रकार से इनके युवराज एक कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, वो खड़े खड़े देख रहे थे। 1 घंटे तक उन्होंने इंतजार किया और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? कि जिस पार्टी में कार्यकर्ता का अपमान होता है वो कार्यकर्ता उस पार्टी में नहीं रहता, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी मानने की जहां तक बात है, हम लोग बिल्कुल, हमने बांसवाड़ा में टिकट दिया महेंद्र सिंह मालवीय को। क्यों दिया हमने बांसवाड़ा में टिकट? क्योंकि महेंद्र सिंह मालवीय कांग्रेस की नीतियों से दुखी होकर के, इनके प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व से दुखी होकर के, और उन्होंने कहा, जो मैंने बातें कही वो उन्होंने कही है कि कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में अपमान होता है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में गया। अब रही बात हमारे कार्यकर्ताओं की, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, 58 साल की एज मेरी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी नहीं होता है, वो संगठन के प्रति समर्पित होता है।
उनके भारत का नौजवान भी दुखी है, किसान पे भी आऊंगा, किसान पे भी आऊंगा, भारत की महिलाएं भी दुखी है, राजस्थान की महिलाएं भी दुखी है। अब महिलाओं नहीं, महिलाओं पे फिर कितनी महिलाओं को इस बार टिकट चेतन जी आप लोग देने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता भी दुखी है। राहुल जी आडवाणी साहब से लेके राजकुमार जी जवाब सुन लेते हैं। इंतजार कर रहे हैं, अच्छा उठाया, 15 लोगों में तो नाम नहीं आया। राजकुमार जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया महिलाओं का। इनकी कर्नाटक और हिमाचल में सरकार, हिमाचल में एक भी महिला मंत्री नहीं है। कर्नाटक में केवल एक महिला को मुख्यमंत्री मंत्री बनाया इन्होंने। हिमाचल और कर्नाटक में एक महिला को मंत्री बनाया जो पूरे मंत्रिमंडल में। ठीक है, महिलाओं का सम्मान करते तो महिला को मंत्री ठीक है शिप्रा जी, क्योंकि शिप्रा जी देखो राजकुमार जी आपकी बात का जवाब देना ठीक रहता है। आपने जो प्रश्न किया खड़े कर रहा हूँ, ने कहा था कि फुल टाइम का गृह मंत्री चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया। 2013 पूरे 5 साल तक शोर मचाते रहे 8.5, गृह मंत्री इंडिविजुअल 2023 में महंगाई दर 5%। सरकार आई, अब देखिए महंगाई में गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है? कांग्रेस अपने खुदे हुए खड्डे में खुद ही गिर रही है। कांग्रेस अपने खुदे हुए खड्डे में खुद ही गिर रही है। एनडीटीवी और आप जो मुद्दा उठाएंगे आप फंसेंगे। आपने महिला का मुद्दा उठाया, आपने हिमाचल को तोड़ दिया, आपने हिमाचल की महिलाओं को मंत्री नौजवान को तोड़ा है। हाँ ये दुख हुआ ना, ये दुख हुआ। लेकिन आपको नौजवान को तोड़ा है। लेकिन आपको खिलाड़ी से प्रेम नहीं है। पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, खिलाड़ी से प्रेम नहीं है आपको। गोल्ड मेडल करने वाली बालिका से प्रेम नहीं है, सड़कों पे बैठी हुई थी। ये आपके यहाँ होता है, ठीक है चेतन जी, ठीक है राजकुमार जी, फिर दोबारा मैं आप लोग का जवाब पूरा सुनूंगा। लेकिन शिप्रा जी, अब जो 15 नामों का ऐलान हुआ है उसमें से कुछ ज्यादातर सीटें तो ऐसी हैं जिस पर बीजेपी अपना सेफ साइड मान सकती है। जैसे जोधपुर हुआ, दोनों बार वहां जीती है, 25 से 25 सीटों पर बीजेपी जीती है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज अच्छा रहा है। 66% वोट 2014 में जोधपुर में मिला था गजेंद्र सिंह शेखावत को। सीकर में भी वोट परसेंटेज अच्छा मिला। तो ज्यादातर सीटें सेफ साइड हैं। लेकिन कौन सी सीट्स ऐसी हैं इन 15 नाम जो कल आए जहां पर बीजेपी को संघर्ष भी करना पड़ सकता है आपके हिसाब से? अभी संघर्ष की स्थिति तो तब पता लगेगी जब एक बार कांग्रेस की भी लिस्ट सामने आएगी हमारे। और संघर्ष की स्थिति इसलिए राजस्थान और गुजरात जो है, ये दो मेरे ख्याल में सेफेस्ट स्टेट हैं अभी। गुजरात में 24 सीटें लग रहा है कि पूरी की पूरी शायद 24 सीटें हासिल होंगी। और राजस्थान में जो एक सीट पे जो थोड़ा संशय सा लगता था वो नागौर की सीट थी। और नागौर की सीट में भी अभी सामने कौन खड़ा होता है। और बांसवाड़ा पर मैम महेंद्रजीत सिंह मालविया का चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए क्या सुनिश्चित करेगा जीत को? वो पूरा इलाका, क्योंकि ट्राइबल इलाका है, ट्राइबल जो आदिवासी बेल्ट में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो उसमें और बीजेपी ने जो कैलकुलेशन किया है उस कैलकुलेशन के पीछे बहुत उनका रिसर्च होता है। उसमें पूरी एक तस्दीक होती है हर बात की। तो वो बिना सोचे समझे तो बिल्कुल भी नहीं दिया होगा। तो जीतने की संभावना वैसे भी जो पूरा माहौल में आपको कह ही रही हूँ, अभी देश भर में बहुत जगह में घूम के भी आई, तो वो पूरा राममय तो है देश। अभी नहीं, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, उसका झुकाव जो है वो अभी, और परफॉर्मेंस की जो पॉलिटिक्स भाजपा कर रही है ना, मुझे लगता है कि उसकी ताकत बहुत बड़ी है। क्योंकि परफॉर्मेंस को का आकलन आप गुजरात में भी जाएं, वहां पर आप देखिए, भले उनका मोदी जी का इलाका है और वो वहां से आते हैं, लेकिन वहां पर भी वो लोग कहते हैं कि अगर परफॉर्म कोई नहीं करता है तो फिर उसकी खैर नहीं है यहाँ पर। मतलब पार्टी में भी ये बात देखी जा रही है। हालांकि इस पूरी लिस्ट में अब नाम पॉइंट आउट करना ठीक नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम भी दिखते हैं मुझे वो बिल्कुल ही नॉन परफॉर्मर। हालांकि जैसे दिल्ली में आपने देखा गौतम गंभीर को हटाया गया और कुछ नाम है, तो वो जो नॉन परफॉर्मिंग और नॉन अप्रोचेबल, जहां वो है कि आप पब्लिक की पहुंच से ही अगर बाहर हो गए हो, तो वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा ही है। लेकिन मेजरली फैक्टर जो है भाजपा में अभी है कि परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस किसकी देखी जा रही है? अभी इंडिविजुअल की काउंट नहीं करेगी परफॉर्मेंस काउंट कर रही है कि मोदी जी की, क्योंकि ये अभी जनरल इलेक्शंस हैं। तो जनरल इलेक्शन में जो है मोदी सबसे बड़ा चेहरा है और उनके ऊपर मेरे ख्याल में जो भरोसा है पूरे देश को, खास तौर से मैं युवाओं से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन जब मेरा होता है और मैं देखती हूँ, तब्दीली में देखती हूँ, और उनसे कई बार बहुत बहस होती है इस बात पर कि क्या विपक्ष जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाने की स्थिति होगी। तो वो एक डर हम जैसे लोगों को सताता है कि विपक्ष खत्म होना या कमजोर होना,
ये लोकतंत्र के लिए खतरे की स्थिति जरूर होती है, क्योंकि जब आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं हो तो फिर बहुत सारी जो संभावना है उनको बल मिलता है। तो ये बात तो जरूर है कि अभी के माहौल में राजस्थान सेफ स्टेट है, गुजरात सेफ स्टेट है, यूपी बहुत सेफ नजर आ रहा है। मुश्किल के जो शायद स्टेट्स हैं वो दक्षिण के स्टेट्स हैं, और दक्षिण में भी जो कुछ एक्सपेरिमेंट किया है कि वहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट जो है, क्योंकि ये भी एक सवाल उठता है कि भाजपा जो है वो मुस्लिम चेहरों को, पर भाजपा ने जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, वो कह रही है कि अब हम जाति मजहब और उससे ऊपर उठ के, उन्होंने कहा अभी 4 जातियां हैं और उस 4 जाति में वो ओबीसी एससी एसटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि महिला है, युवा है, गरीब है और किसान है। इस तरह से उन्होंने बांट के पूरे दाता को या पूरे देश को देखना। चेतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चेतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी ये कह रहा था, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के जब ट्रेंड देखेंगे 2018-2019 के, तो विधानसभा चुनाव के अंदर हम 0.5% से 66 सीटें हम हार गए थे, लेकिन 4 महीने के बाद में जो लोकसभा चुनाव हुआ, आप आश्चर्यजनक बता रहा हूँ, 58.9% मत मिला, यानी कि 23% मत जनरल इलेक्शन में भाजपा को राजस्थान के इलेक्शन से ज्यादा मिले। उसके बाद में 5 साल बीते माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जिस प्रकार के काम किए, हमारा टारगेट है राजस्थान में जीत के प्रति नहीं है, हमारा टारगेट है 5 लाख मतों से लोकसभा की सीट जीते और 25 की 25 सीटें 5 लाख मतों से जीते। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये हमारी चिंता नहीं है। ठीक है, कौन सी तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं और इन रणनीतियों का परिणाम जो निकलेगा उस पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन उसके बीच में भी जो पूरा ये सफर तय होगा, अभी तमाम सूचियां आनी है दोनों ही पार्टियों की ओर से, और भी पार्टीज अपनी सूची जारी करेंगी और उसके बाद लोकसभा के इस पूरे रण में मैदान में तस्वीर साफ होगी। जिस तरह शिप्रा जी बता रही थी कि जब दोनों तरफ के मेन कैंडिडेट जब सामने आ जाएंगे उसके बाद चर्चा में और गहनता से फिर इसमें बात की जाएगी। फिलहाल शिप्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजकुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित आपका भी बहुत शुक्रिया NDTV राजस्थान पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। आज के मुद्दे में बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी की गई पहली लोकसभा उम्मीदवारों की सूची की, उसी का एनालिसिस हम लोग करने का प्रयास कर रहे थे। लगातार खबरों का सिलसिला भी NDTV पर जारी रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।